हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज 56 है और इसके अंतर्गत भी देखेंगे सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण 20 एमसीक्यूज, यानी कि जीएस के 20 एमसीक्यूज। देखिए, चैनल पे जो भी टेस्ट सीरीज आती है, हमारी उत्तराखंड जी के टेस्ट सीरीज है, ये जीएस वाली टेस्ट सीरीज है, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज और कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है। आपके पूरे यूके ट्रिपल एस सी ग्रुप सी पैटर्न पर आधारित ये टेस्ट सीरीजें हैं, तो किसी भी टेस्ट सीरीज को आपने स्किप नहीं करना है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है। अब जीएस की मैं बात करता हूँ, आज 56वां भाग है। जीएस के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल डायरेक्टली। 10 क्वेश्चन अब रीजनिंग के आने लग गए हैं। 40 का जो जीएस का पोर्सन है उसमें 30 क्वेश्चन जीएस से आते हैं, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। 40 क्वेश्चन उत्तराखंड जीके से बनते हैं डायरेक्टली, तो हो गए 80, और 20 क्वेश्चन आपके बनते हैं सामान्य हिंदी से। तो सभी जितना भी पोर्सन है उत्तराखंड का, मैं बोल सकता हूँ उत्तराखंड के ग्रुप सी पेपर का, वो यहाँ पर टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको करवाया जाता है। यानी कि बहुत अच्छा बेनिफिट आपको देखने को मिलता है, साथ ही अपनी तैयारी का आकलन भी हो जाता है आपका, ठीक है। तो चलिए देखेंगे 56वें भाग में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोस्तों 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी बम्बई में, ठीक है। और 1877 में इन्होंने मुख्यालय बनाया था इसका लाहौर में, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। और इन्होंने ही यहाँ पे लिखा था दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो देखिए, भारतीय इतिहास की अगर हम बात करते हैं, मध्यकालीन इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है पानीपत के तीनों युद्ध। किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन बन जाता है, एसएससी, रेलवे, या मैं बोलूँ स्टेट पीएससी, या इसके साथ साथ हमारा अधीनस्थ जो सेवा चयन आयोग के एग्जाम होते हैं, ठीक है, मतलब स्टेट ट्रिपल एससी जो होता है। तो पानीपत का जो पहला युद्ध लड़ा गया था 1526 में लड़ा गया था, आप सभी को पता है, ठीक है। किस किस के बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसके बाद पानीपत का दूसरा युद्ध होता है दोस्तों, तो दूसरा युद्ध होता है 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। और इसके बाद पानीपत का तीसरा युद्ध होता है दोस्तों, पानीपत का तीसरा युद्ध आयोजित हुआ था, ऑप्शन सी, 14 जनवरी 1761 को। ये युद्ध होता है दोस्तों मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच में, ठीक है। इसमें मराठाओं की हार हो जाती है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, वर्ष 2024 के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो देखिए, ओलंपिक खेल जो चल रहे हैं अभी हमारे टोक्यो में चल रहे हैं, जो कि 2020 का ओलंपिक है, ठीक है। हालांकि ये 2021 में हो रहा है, लेकिन ये ओलंपिक 2020 के नाम से ही खेला जा रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखें आप। इसके बारे में विस्तृत वीडियो आएगी अभी, जैसे ओलंपिक खेलों का समापन होगा उसके बाद मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपका, टोक्यो ओलंपिक के बाद जो ओलंपिक होंगे अगले कहाँ पे होंगे 24 वाले, ठीक है। तो 2024 के ओलंपिक होंगे दोस्तों पेरिस में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, ठीक है। तो 2020 का जो ओलंपिक हुआ वो हमारा टोक्यो में हुआ है। 2024 का जो ओलंपिक होगा वो हमारा पेरिस में होगा। 2028 के जो ओलंपिक होंगे दोस्तों वो लॉस एंजलिस में होंगे, ठीक है, यूएसए में। और 2016 के जो ओलंपिक हुए थे वो रियो डी जेनेरियो में हुए थे, ब्राज़ील में। 12 में लंदन में हुए थे, 2008 में आपका बीजिंग में हुए थे, ठीक है। और 2004 में एथेंस में, और 2000 में सिडनी में। कम से कम इतना याद रखना चाहिए, कभी क्रम बनाने को भी आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारा है 2024 का ओलंपिक पेरिस में होगा। चलिए, कोई आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे दोस्तों, जो अभी टोक्यो ओलंपिक चल रहा है ना 2020, इसका शुभंकर क्या है? बताइए मेरे को कमेंट बॉक्स में, शुभंकर पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था? तो यही वो भाषण था जिससे हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार बहुत व्यापक रूप से हुआ था। स्वामी जी ने इसमें बोला था, मेरे प्यारे अमेरिकी भाई बहनों। इसके बाद स्वामी जी ने हमारे उत्तराखंड की यात्रा भी की थी, ठीक है। स्वामी जी यहीं से ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, प्रसिद्धि यहीं से मिली उनको। और शिकागो में उन्होंने ये भाषण दिया था दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन है 1893 में, ठीक है। ध्यान रखेंगे, विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में हुआ था और बहुत ही महत्वपूर्ण है 1893। हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। आरएसएस का नाम आप कई बार सुनते होंगे, और इस आरएसएस की स्थापना की थी हेडगेवार ने। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1925 होगा, इसका ऑप्शन डी, 1925 में हुई थी इसकी, ठीक है। बोल सकते हैं कि ये एक कट्टर हिंदूवादी राष्ट्रवादी संगठन है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है। तो अच्छा क्वेश्चन है। देखिए तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा जो कि हमारे देश में स्थित है वो है सिक्किम में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आप सभी को पता है दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, लेकिन उसकी लोकेशन है नेपाल में। और K2 जो है गॉडविन ऑस्टिन, इसकी लोकेशन हम बात करते हैं तो वो POK में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। ठीक है। विशुद्ध रूप से भारत में जो सबसे बड़ी हिमालय की चोटी है वो कंचनजंगा ही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है। अब देखिए कंचनजंगा से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बनता है दोस्तों। कंचनजंगा में दोस्तों हमारा बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को ने धरोहर सूची में शामिल किया था 2016 में। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखेंगे आप। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतःस्थलीय अपोहन नदी का उदाहरण कौन सा है। तो अंतःस्थलीय जो अपोहन नदी है इसका एग्जाम्पल है दोस्तों इसमें ऑप्शन बी, घग्गर नदी। अब जो अंतःस्थलीय अपोहन नदी होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो ऐसी नदियाँ जो भूभाग पर ही समाप्त हो जाती हैं, यानी कि धरती पर ही बहते बहते वो विलुप्त हो जाएंगी धरती में, और अपने मुहाने तक नहीं पहुंच पाती, जैसे कि समुद्र में या जहाँ पर भी उसका अन्य नदी से मिलन होना था वहाँ पे नहीं पहुंच पाएंगे, रास्ते में ही खत्म हो जाएंगी। तो इस प्रकार की नदियाँ कहलाती हैं अंतःस्थलीय अपोहन नदी। घग्गर नदी की भी अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो घग्गर नदी जो है ना, ये राजस्थान के जो मरुस्थल है, भयंकर मरुस्थल है, वहीं बीच में ही विलुप्त हो जाती है। ठीक है। बाकी जो नदियाँ हमारे जैसे नर्मदा बोले, और नर्मदा और माही नदी जो है दोस्तों, ये हमारी खंबात की खाड़ी में गिरते हैं, अरब सागर में। ठीक है। और जो कृष्णा नदी है वो बंगाल की खाड़ी तक पहुंच जाती है, लेकिन घग्गर विलुप्त हो जाती है बीच में, इसलिए इसको अंतःस्थलीय अपोहन नदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वो बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है। वैसे तो ये साइंस का क्वेश्चन है जो कि यूके SSC ग्रुप सी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन यूके PSC प्रारंभिक परीक्षा और लोअर PSC प्रारंभिक में ये क्वेश्चन बनता है, आपका साइंस के क्वेश्चन बनते हैं। तो बॉक्साइट जो होता है दोस्तों एल्यूमिनियम का ओर होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन है, देखिए विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किसने जीता है, यानी कि 2021 की ही बात हो रही है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए विजय हजारे ट्रॉफी जो है इसका संबंध है हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट से, यानी कि घरेलू क्रिकेट सीरीज से संबंधित है ये। ठीक है। घरेलू जो हमारे राज्य होते हैं वो आपस में ये खेलते हैं विजय हजारे ट्रॉफी। एंड इस बार का जो फाइनल हुआ था वो मुंबई और यूपी के बीच में हुआ था, जिसमें मुंबई ने बाजी मारी, यानी कि विजय हजारे ट्रॉफी 2021 की विजेता टीम है मुंबई। ठीक है। फाइनल हुआ था हमारा अरुण जेटली स्टेडियम में। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम जो दिल्ली का है उसका नाम किसके नाम पे है अब, अरुण जेटली स्टेडियम। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। और मुंबई ने जीता है विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कर्क रेखा गुजरती है, तो दिए गए विकल्पों में से कौन कौन से राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, किस राज्य से गुजरती है, ये पूछा गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। कर्क रेखा देखिए भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। और इन 8 राज्यों को याद रखने की एक सिंपल ट्रिक है जिसको मैं आपको बताऊंगा। मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है। मित्र पर गमछा झाड़, ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आपको भारत के 8 राज्य पता चल जाएंगे जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरते हैं। मी से हो गया मिजोरम, त्र से हो गया त्रिपुरा, पौ से पश्चिम बंगाल, रौ से राजस्थान, ग से गुजरात, मौ से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश भी है, त्रिपुरा भी है, मिजोरम भी है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। इन सभी राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है। अगला देखिए रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन कौन सा है। तो देखिए रेड डाटा बुक हमारी कौन सी बुक होती है दोस्तों, बताइए। तो रेड डाटा बुक आपको ने पढ़ा ही होगा। जो हमारी रेड डाटा बुक होती है दोस्तों, ये संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची वाली बुक होती है। इसमें संकटग्रस्त जो प्रजातियां होती हैं उनको सूचीबद्ध किया जाता है, और इसको रिलीज करने वाला जो संगठन है दोस्तों वो है IUCN, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। IUCN के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है, जिसका पूरा नाम है दोस्तों इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। एंड पहली बार जो IUCN ने रेड डाटा बुक की लिस्ट निकाली थी वो 1964 में निकाली थी, 1964 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये 9 कैटेगरी में विभाजित है, यानी कि इसमें 9 कैटेगरी बने हैं रेड डाटा बुक में। कैटेगरी का मतलब जैसे कि कुछ हमारे जैसे कि संकटाग्रस्त, जो ज़्यादा संकटाग्रस्त वो प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं, घोर संकटाग्रस्त कौन सी हैं, वन में विलुप्त प्रजातियाँ कौन सी हैं, विलुप्त प्राय जन प्रजाति कौन सी है, ठीक है, विलुप्त हो चुकी प्रजाति कौन सी है। तो इस तरह से इसमें 9 कैटेगरी बनी है, श्रेणियाँ। कभी क्वेश्चन बन सकता है कि जो रेड डाटा बुक होती है कितने श्रेणियों में विभाजित है, तो 9 कैटेगरी है, 9 श्रेणियों में विभाजित है रेड डाटा बुक। ठीक है। और ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, IUCN, ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है।
नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है? तो अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, तो नर्मदा घाटी दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच में स्थित है, यानी कि नर्मदा घाटी सतपुड़ा विंध्याचल और नर्मदा घाटी रिप्ट घाटी बनाते हैं दोस्तों, ये रिप्ट घाटी। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। और दूसरा देखिए, नर्मदा नदी जो है वो गिर जाती है कहाँ पे? अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर में ये मिल जाती है। और नर्मदा से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण पॉइंट और है, नर्मदा मध्य प्रदेश सरकार ने दोस्तों 1985 में 1985 में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का गठन भी किया था। कभी क्वेश्चन बन सकता है कि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण कब गठित हुआ था? तो 1985 में हुआ था। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन परत संरक्षण दिवस दोस्तों मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 5 जून को आपका विश्व पर्यावरण दिवस होता है। 23 मार्च को आपका विश्व मौसम विज्ञान दिवस होता है। 21 अप्रैल को दोस्तों आपका राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस होता है और विश्व सृजनात्मक और नवाचार दिवस भी होता है इस दिन। ठीक है, चलिए आप मेरे को बताइए 24 अप्रैल को कौन सा दिन होता है भारत में? 24 अप्रैल को एक फेमस दिन होता है सेलिब्रेट, जो कि हमारा स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। नर्मदा घाटी किसका उदाहरण है? अभी मैंने आपको बोला दोस्तों, नर्मदा नदी जो है ना वो रिप्ट घाटी बनाती है। ठीक है, और नर्मदा की जो घाटी है वो भ्रंश घाटी का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, भ्रंश घाटी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए, भ्रंश घाटी का भी अगर हम ज्योग्राफी के हिसाब से पढ़ते हैं ना, तो जो हमारी नर्मदा की घाटी है दोस्तों, ये घाटी क्या होती है? तो दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य भ्रंशन पैदा होने से होती है। ठीक है, भ्रंशन पैदा होने से क्या होता है दोस्तों, जो नदी के बीच का भूभाग होता है ना, घाटी का जो भूभाग होता है दोस्तों, वो बहुत नीचा हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं भ्रंश घाटी। ठीक है, ध्यान रखिए, कभी हम ज्योग्राफी का सेशन करेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए, भारत में किस प्रकार का आपातकाल अभी तक लागू नहीं किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वित्तीय आपातकाल, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं लगी है हमारे देश में। देखिए, हम अगर बात करते हैं तो जो हमारा वित्तीय आपातकाल होता है ना, इसकी उद्घोषणा अनुच्छेद 360 में होती है। ठीक है, और 352 जो अनुच्छेद होता है दोस्तों हमारा, ये आपातकाल से संबंधित है। ठीक है, आंतरिक अशांति के आधार पर दोस्तों भारत में हमारा लगा है आपातकाल, और 2 बार बाह्य आक्रमणों के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है। ठीक है, और वहीं अनुच्छेद 356 होता है राष्ट्रपति शासन से संबंधित। अगर किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र फेल हो गया है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। आपातकाल की किन परिस्थितियों में ऐसे कानून या कार्यकारी आदेश पारित किए जा सकते हैं जो अनुच्छेद 19 के विरुद्ध हों? तो आपको सभी को पता है अनुच्छेद जो 19 है दोस्तों, वहाँ पे हमको बहुत सी फ्रीडम मिलती है, लेकिन आपातकाल में हमारे कुछ कानून या आदेश पारित हो सकते हैं जो 19 के विरुद्ध हों। ठीक है, तो ये हमारा किस सिचुएशन में हो सकता है दोस्तों? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए, युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय। अगर देखिए कभी युद्ध या बाह्य आक्रमण हो जाता है देश पे, तो उस समय देखिए अनुच्छेद 19 जो है स्वतः निलंबित हो जाता है, ऐसी व्यवस्था की गई है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने, महत्वपूर्ण है। बाकी चीज़ों में नहीं होता। ठीक है, बाकी चीज़ों में जो हमारे 19 के अंतर्गत जो मूल अधिकार हैं वो निलंबित नहीं होते, लेकिन युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय ऐसा हो सकता है। राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता का निर्धारण संविधान के अनुच्छेद 173 के तहत किया गया, यह किसके अंतर्गत आता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। तो ये दोस्तों ये हमारा आता है दोस्तों ऑप्शन बी, राज्य सरकार के अंतर्गत। ठीक है, क्योंकि राज्य विधानमंडल की सदस्यता की बात हो रही है तो ये राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, इसमें आपका अगर हम बात करते हैं ना, राज्य सरकार की बात ही हो रही है, तो देखिए राज्यों में क्या होता है, जो विधानमंडल होता है, और कुछ राज्यों में विधानमंडल में हमारे विधानसभा विधानसभा विधान परिषद और राज्यपाल शामिल होते हैं, लेकिन बहुत से राज्यों में केवल विधानसभा और राज्यपाल ही होता है। ठीक है, कुछ राज्य हैं चुनिंदा जहाँ पे विधान परिषद है, तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए उम्र न्यूनतम 30 होनी चाहिए, जबकि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 होनी चाहिए विधायक बनने के लिए। ये भी ध्यान रखें आप। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अनुमोदन किसके अधीन रहता है? ठीक है, तो राज्यपाल जो भी हमारा अध्यादेश करता है दोस्तों, वो हमारा राज्य विधानमंडल के अंतर्गत रहता है। ठीक है, विधानमंडल, ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी। अगला देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में भाग कौन लेता है दिए गए विकल्पों में? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें हमारे भाग लेते हैं दोस्तों लोकसभा।
ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। देखिए, राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और जो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं ना, वही तो चुनते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति की हम बात करते हैं दोस्तों, तो उपराष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपने पढ़ा होगा। अब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से क्या होता है, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। अगर लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 जो हमारे सदस्य हैं वो बहुमत कर दें, ठीक है, 2/3 बहुमत दे दें मतलब सदस्य, तो फिर न्यायाधीश को हटाने में यहाँ पे ये भाग लेते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, कि टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है। ठीक है, तो देखिए, भारोत्तोलन में हमारा पहला पदक जीता था दोस्तों सन 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी जी ने। तो कर्णम मल्लेश्वरी जी ने हमारा जो जीता था कांस्य पदक था वो, ठीक है, कांस्य पदक था। लेकिन हमारी अभी 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ, यहाँ पर हमारा सिल्वर मेडल जीता मीराबाई चानू ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। मीराबाई चानू ने दोस्तों, ये वेट लिफ्टर हैं, यानी कि भारोत्तोलक हैं, और इन्होंने दोस्तों यहाँ पर रजत पदक जीत के इतिहास रच दिया है। मीराबाई जो चानू है, इनका संबंध है मणिपुर राज्य से, ठीक है, जहाँ से MC मैरी कॉम आती है, उसी राज्य की निवासी है। तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भी देखिए दोस्तों, ओलंपिक में बहुत से भारतीयों ने इस बार पदक जीता। 41 साल बाद हमने हॉकी में यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेंस टीम ने। और बहुत से हमारे जो अदर प्लेयर हैं, जैसे हम कुश्ती रेसलिंग की बात करते हैं, वहाँ पे भी मेडल आए हैं। तो इन सभी पर वीडियो आएगी जब ओलंपिक का समापन हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो चीज़ें चैनल पे चल रही हैं उनको फॉलो कीजिए दोस्तों। उत्तराखंड करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक आजकल आपको दिए जा रहे हैं लगातार, तो उन पर भी फोकस करना है आपने। और साथ ही देखिए, जितने भी टेस्ट सीरीज आते हैं उनको फॉलो करना है। इसके अलावा दोस्तों, हमारी 11 अगस्त से हमारी जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर, देवभूमि करियर पॉइंट, उस एप्लीकेशन पे 11 अगस्त से 50 समूह को फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट भी शुरू हो रहे हैं। अभी इनरोल कर दीजिए आप भी, और इन प्रैक्टिस सेट का लाभ उठाएं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, अपना ध्यान रखें। ऐसे ही सीरीज आगे बढ़ती रहेगी, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।